नमस्कार, आप देख रहे के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अविनारा। रुक करें खबरों का। खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां सीएम नयाब सिंह सैनी ने दुख जताया और पंजाब के एक साधारण से गांव से पीएम बनने का सफर, अर्थशास्त्री से पीएम बनने का सफर समर्पण को दर्शाता है। आपकी सादगी, विद्वता के लिए हमेशा याद किया जाएगा और आपका योगदान देश के विकास में सदैव अविस्मरणीय रहेगा। वहीं ईश्वर से प्रार्थना की दिव्यांग आत्मा को शांति प्रदान करे। और ये बड़ी जानकारी आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां प्रियजनों को इस कठिन समय में संबल दे और मुख्यमंत्री की तरफ से ये बातें कही गई। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और प्रियजनों को इस कठिन समय में संबल दे और मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी की तरफ से ये बातें कही गई, जहां सीएम नयाब सिंह सैनी ने दुख व्यक्त किया। और ये बड़ी जानकारी आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां सीएम नयाब सिंह सैनी ने दुख जताया और पंजाब के एक साधारण से गांव से पीएम बनने का सफर, अर्थशास्त्री से पीएम बनने का सफर समर्पण को दर्शाता है और आपकी सादगी, विद्वता के लिए हमेशा याद किया जाएगा और आपका योगदान देश के विकास में सदैव अविस्मरणीय रहेगा। और ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। और हरियाणा सीएम नयाब सिंह सैनी ने ये दुख जताया। पंजाब के एक असाधारण से गांव से पीएम बनने का सफर, अर्थशास्त्री से पीएम बनने का सफर समर्पण को दर्शाता है और आपकी सादगी, विद्वता के लिए हमेशा याद किया जाएगा और आपका योगदान देश के लिए। और ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। प्रियजनों को इस कठिन समय में संबल दे। और हरियाणा सीएम नयाब सिंह सैनी ने दुख जताया। पंजाब के एक साधारण से गांव से पीएम बनने का सफर और अर्थशास्त्री से पीएम बनने का सफर समर्पण को दर्शाता है और आपकी सादगी, विद्वता के लिए हमेशा याद किया जाएगा और आपका योगदान देश के लिए विकास में सदैव अविस्मरणीय रहेगा। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ी खबर। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ईडी की पूछताछ। वहीं लिखित परीक्षा कराने वाली गुजरात की कंपनी से ईडी की पूछताछ। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लिखित परीक्षा कराने वाली गुजरात की टीम से ईडी की पूछताछ। वहीं एजुटेस्ट सॉल्यूशंस और पेपर लीक मामले में 8 घंटे तक विनीत आर्या से ईडी ने पूछताछ की। और भर्ती बोर्ड के तत्कालीन अफसरों से पूछताछ कर सकती है ईडी।
वहीं सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ये बड़ी खबर, जहां सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जहां यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ईडी की पूछताछ व लिखित परीक्षा कराने वाली गुजरात की कंपनी से ईडी की पूछताछ, वहीं एजू टेस्ट सोल्यूशन प्रणाली के विनीत आर्या से ईडी की पूछताछ। वहीं पेपर लीक मामले में 8 घंटे तक विनीत आर्या से ईडी ने पूछताछ की है। और उसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े। शिवा जी, आपसे जानना चाहेंगे, सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक में ईडी की पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए वरना इसी साल फरवरी महीने में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सिपाही भर्ती की 60,244 पदों की भर्ती के लिए तकरीबन 47 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से आए थे। लेकिन उस दौरान लिखित परीक्षा में पेपर लीक हो गया था और पेपर लीक होने के बाद ये पूरी तरीके से परीक्षा रद्द हो गई थी। जब मुख्यमंत्री ने इस बात का आदेश दिया कि सभी एजेंसियां इस बात को पता लगाएंगी कि आखिरकार पेपर लीक क्यों हुआ, तो ईडी ने भी इस मामले में इन्वॉल्वमेंट हुआ और जो लिखित परीक्षा कराने वाली जो गुजरात की कंपनी थी एजू टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, उनके जो संचालक है विनीत आर्या, उनसे ईडी के अधिकारियों ने लखनऊ के दफ्तर में पूछताछ की है और तकरीबन 8 घंटे तक मंगलवार को ये पूछताछ हुई है। और ये सूत्रों के हवाले से जरूर खबर लगी है कि जितने भी सवाल ईडी के अफसरों ने पूछे हैं, चाहे वो सुरक्षा के मानकों को लेकर के, चाहे पेपर की जो अहमदाबाद में जो उनके पेपर बॉक्स की सुरक्षा को मानकों को लेकर के, उसमें सभी तरीके से जो जवाब थे विनीत आर्या के वो पूरी तरीके से गोलमोल थे। तो अब ये तैयारी है कि जो ईडी के अफसरों ने विनीत आर्या से पूछताछ की है उससे वो संतोषजनक नहीं उनके उत्तर मिले हैं, गोलमोल सारे तरीके से जवाब दे रहे थे। तो अब अगले साल यानी कि 2025 के शुरुआती जनवरी महीने में दूसरे हफ्ते में विनीत आर्या को फिर से ईडी के अफसर बुला सकते हैं, उनसे दोबारा पूछताछ कर सकते हैं। और खास बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के जो तत्कालीन अधिकारी थे, चाहे वो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रही हो रेणुका मिश्रा या तमाम अधिकारी जो रहे हो जब ये लिखित परीक्षा कराई गई थी, उनके लोगों से भी पूछताछ ईडी के अफसर कर सकते हैं कि आखिरकार जो उन्होंने जिम्मा दिया था इस एजुकेट टेस्ट कंपनी को लिखित परीक्षा कराने की, वो किन किन शर्तों के आधार पर दिया गया था। क्योंकि ये भी माना गया है कि एजुटेस्ट प्राइवेट लिमिटेड की जो कंपनी थी वो बिहार में ब्लैकलिस्ट थी और उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में जो लिखित परीक्षा सिपाही भर्ती की थी उसका कराने का जिम्मा उनको दिया गया। तो अब इन सभी चीजों को क्रॉस चेक किया जाएगा और दोबारा फिर से जिनके जिनके संतोषजनक बयान ईडी के अफसरों को नहीं मिले हैं उनको दोबारा बुला करके पूछताछ की जाएगी। चलिए शिवा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लखनऊ में आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन, वहीं 70 से ज्यादा आईपीएस अफसरों के प्रमोशन पर मोहर लगी। वहीं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई डीपीसी को मिली मंजूरी। वहीं 31 दिसंबर को डीजी सीबी सीआईडी एसएन साबत होंगे रिटायर। वहीं 2012 बैच के अफसरों को सिलेक्शन ग्रेड, वहीं 2011 बैच के अफसर डीआईजी के अफसर डीआईजी बने। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां 2007 बैच के अफसर आईजी बनाए गए। अरे बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ में आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन और 2012 बैच के अफसरों को सिलेक्शन ग्रेड और 2011 बैच के अफसर डीआईजी के अफसर डीआईजी बनाए गए। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 2007 बैच के अफसर आईजी बने। लखनऊ में आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन
वहीं 70 से ज्यादा आईपीएस अफसरों के प्रमोशन पर मोहर लगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई डीपीसी को मिली मंजूरी। लखनऊ में आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन। 2012 बैच के अफसरों को सिलेक्शन ग्रेड। 2011 बैच के अफसर डीआईजी के अफसर डीआईजी बनाए गए। वहीं 2007 बैच के अफसर आईजी बने। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा जी, आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ में आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन किया गया, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, अवन्या डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की कल लोक भवन में बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने की थी। और इसमें तमाम आईपीएस अधिकारी, गृह सचिव, तमाम लोग शामिल थे, जिसमें ये फैसला हुआ है कि नए साल पर 70 से ज्यादा आईपीएस अफसरों को प्रमोट किया जाएगा और उनके नाम भी शामिल हो गए हैं। ये जरूर बताया गया है कि इसी महीने में 31 तारीख को डीजीसीबी से आईडी एस एन सावत अपने 60 वर्ष पूरे कर चुके हैं और पुलिस में सेवाएं दे चुके हैं। तो उनके रिटायरमेंट के बाद में एडीजी अभियोजन दीपेश जुनेजा को एडीजी से डीजी रैंक पर प्रमोट किया जाएगा। और ये भी बताया गया है कि 2000 बैच के तकरीबन 3 आईपीएस अफसरों को आईजी से एडीजी रैंक पर प्रमोट किया जाएगा, जिसमें नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह है, लखनऊ के रेंज ऑफिसर है प्रशांत कुमार और एटीएस के आईजी नीलाब्रा चौधरी हैं। ये 3 ऐसे आईपीएस अफसर हैं जिनको आईजी से एडीजी रैंक पर प्रमोट किया जाएगा। इसके साथ ही 2007 बैच के तकरीबन 10 ऐसे आईपीएस अफसर हैं जो अभी वर्तमान में डीआईजी स्केल पर हैं, डीआईजी रैंक पर हैं, अलग अलग जगहों पर तैनात हैं, उनको आईजी रैंक पर प्रमोट किया जाएगा। जिसमें अमित पाठक, जोगिंदर कुमार, रविशंकर छवि, विनोद कुमार सिंह, भारती सिंह, विपिन कुमार मिश्रा, बाबूराम, राकेश प्रताप सिंह, योगेश सिंह और गीता सिंह के नाम शामिल है। ऐसे ही 2010 और 2011 बैच के 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे आईपीएस अफसर हैं जिनको एसएसपी से डीआईजी पद पर प्रमोट किया जाएगा। और 2012 बैच के ऐसे 15 आईपीएस अफसर हैं और जिन्हें एसपी से एसएसपी पद पर, और 20 ऐसे एडिशनल एसपी हैं जिनको एसपी पद पर प्रमोशन मिलेगा। तो बड़ी सौगात है उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम उन अधिकारियों के लिए जिनको नए साल पर प्रमोशन मिलेगा। और जरूर प्रमोशन के साथ ही हमको देखने को मिल सकता है कि नए साल में आईपीएस अफसरों की एक लंबी फेहरिस्त आ सकती है, जिसपे ट्रांसफर के जो आदेश है वो जरूर दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जिन जिन के ट्रांसफर होंगे उनके ज्यादातर नाम इन्हीं लोगों में से शामिल होंगे जो लोग प्रमोट होंगे, क्योंकि रैंक स्केल बढ़ने पर और उनका वेतनमान बढ़ने पर उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, उनकी दूसरी रैंक के आधार पर उनकी तैनाती की जा सकती है। तो नए साल पर एक आईपीएस अफसरों को एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है और डीपीसी की बैठक खत्म होने तक इन सभी लोगों के नाम सामने आए हैं। चलिए शिवा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते खबरों का। लखनऊ में 150 साल पुराना मंदिर मिलने का दावा अयोध्या सद्भावना समिति ने किया। दावा सद्भावना समिति ने मंदिर के बंद होने का किया। वहीं मंदिर में 30 सालों से लगातार पूजा हो रही है और पुजारी सुबह शाम पूजा करते हैं और हर साल शिवरात्रि में मेला भी लगता है। मंदिर की देखरेख कर रहे देव शंकर शुक्ला ने ये बयान दिया। और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मंदिर में 30 सालों से लगातार पूजा हो रही है। और बड़ी जानकारी आपको बताया, जहां
पुजारी सुबह शाम पूजा करते हैं और हर साल शिवरात्रि में मेला भी लगता है। और मंदिर की देखरेख कर रहे देवशंकर शुक्ला ने ये बयान दिया, जहां 150 साल पुराना मंदिर मिलने का दावा किया गया। वहीं लखनऊ में 150 साल पुराना मंदिर मिलने का दावा और अयोध्या सद्भावना समिति ने ये दावा किया और सद्भावना समिति ने मंदिर के बंद होने का किया दावा। लखनऊ में 150 साल पुराना मंदिर मिलने का ये दावा किया गया है, जहां अयोध्या सद्भावना समिति ने ये बड़ा दावा किया। सद्भावना समिति ने मंदिर के बंद होने का ये दावा किया है, जहां मंदिर में 30 सालों से लगातार पूजा हो रही और पुजारी सुबह शाम करते हैं पूजा और हर साल शिवरात्रि में मेला भी लगाया जाता है। और इस बीच हरदोई से खबर आपको बता रहे और जहां प्रधानपति पर लगे आवास योजना में गंभीर आरोप, और बड़ी जानकारी आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां मदनापुर प्रधानपति पर लगे आवास योजना से गंभीर आरोप। वहीं पीड़ित लाभार्थी महिला ने सीएम योगी से गुहार लगाई। प्रधानपति गोविंद पर लगाए लाभार्थी महिला ने आरोप। आवास योजना की पहली किस्त में से 20,000 लिए प्रधानपति ने और वहीं दूसरी किस्त में से 10,000 लिए प्रधानपति ने। लाभार्थी महिला का ये आरोप लगा है, जहां अधिकारी महिला से कॉलोनी पूर्ण करवाने के दबाव बनाए जा रहे थे। वहीं सीएम योगी के सख्त निर्देश के बावजूद भी जमकर भ्रष्टाचार देखा जा रहा है। जहां हरदोई की भरखनी ब्लॉक के मदनापुर ग्राम सभा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां प्रधानपति पर आवास योजना में गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं मदनापुर प्रधानपति पर लगे आवास योजना में गंभीर आरोप। अंबुज मिश्रा जुड़े हुए। अंबुज जी, आपसे जानना चाहेंगे, हरदोई में प्रधानपति पर आवास योजना पे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लाभार्थी महिला ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल अवन्य, बताना चाहूंगा ये हरदोई जनपद की भरखनी ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा मदनापुर का पूरा मामला है, जहां पर आवास योजना की लाभार्थी महिला बबली के द्वारा प्रधानपति पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उसने आरोप लगाते हुए बताया कि जब
आवास योजना की पहली किस्त आई थी तो 40,000 की किस्त आई थी, जिसमें प्रधानपति गोविंद के द्वारा 20,000 रुपए पहली किस्त में ले लिए जी। गए। और उसके बाद जब दूसरी किस्त आई 70,000 की तो 10,000 उसमें से भी ले लिए गए। अब मामला ये है, गांव में मदनापुर जब लाभार्थी के द्वारा आवास पर स्लेब नहीं डलवाई गई तो उसको लेकर स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, बीडीओ हैं, अन्य अधिकारी हैं, जांच के लिए जाते हैं और उस पर दबाव बना रहे हैं कि आप इस आवास पर जल्द से जल्द स्लेब डलवाएं, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी पीड़ित महिला ने सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार जी, बिल्कुल। लगाई हुई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ की आवाज लगाई हुई है। डीएम हरदोई मंगला प्रसाद सिंह से भी उसने गुहार लगाते हुए जानकारी दी हुई कि हमें इसमें न्याय मिले और जो लाभार्थी से पैसे लिए गए हैं, आरोपी प्रधानपति गोविंद के द्वारा जो पैसे लिए गए हैं, उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। हरदोई जनपद की भरखनी विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत ये मदनापुर ग्राम सभा का पूरा मामला है। जी, चलिए अम्बुज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और हरदोई से आपको ये बड़ी खबर बता रहा, जहां प्रधानपति पर आवास योजना में एक गंभीर आरोप लगाए गए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।